Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. We were on class 6, chapter number 2, sorting materials into groups. Let's start today's session. Solubility in water. We were studying about the properties of matter, right? We already learned that every matter has three states: solid, liquid and gas. And now we are studying about solubility in water. See, solubility is the property of a material, solid, liquid or gas, to dissolve in some other materials, here water, to form a homogeneous mixture. What is solubility? Solubility ऐसा प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसमें ये हमें पता लगता है कि वो वाटर में, यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे कि वाटर में जो सब्सटेंस है या फिर जो भी हमारा मटेरियल है वो सॉल्युबल है या नहीं है। होमोजीनस मिक्सचर बनना चाहिए। होमोजीनस मींस कि वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व होना चाहिए, कोई भी लेयर्स हमें नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी पार्टीशन नहीं दिखना चाहिए मैटर में और मटेरियल में और वाटर के बीच में, तो पूरी तरीके से सॉल्युबल होना चाहिए। नाउ सॉलिड सच एज शुगर, कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कुछ ऐसे हमने पढ़े भी हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि शुगर, कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा ये और डिटर्जेंट पाउडर, ये सब क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। जब हम वाटर में इनको मिक्स करते हैं तो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसमें होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, उनका पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। सॉलिड सच एज वैक्स, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे वैक्स को और सैंड को, मिट्टी को जो है घोलने की वाटर में, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। वो थोड़ी देर बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो सैंड होती है वो थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड। सिर्फ सॉलिड्स के लिए बात नहीं होती है सॉल्युबिलिटी की। व्हेन वी मिक्स हनी और लेमन जूस विद वाटर दे फॉर्म अ क्लियर सोल्यूशन। जब हम हनी को या फिर लेमन जूस को ऐड करते हैं वाटर में तो एक क्लियर सोल्यूशन बना लेते हैं, पूरी तरीके से होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। नॉट ऑल लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सारे लिक्विड्स भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऑयल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे फ्लोट ऑन इट। व्हेन वी, अगर आप ऑयल को ऐड करोगे, कोई भी ऑयल है, ठीक है, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोई भी ऑयल है, अगर उसको आप ऐड करोगे वाटर में तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, वो ऊपर फ्लोट होने लग जाता है, ऊपर हमें दिखने लग जाता है पानी के ऊपर। लिक्विड्स व्हिच मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे लेमन जूस एंड वाटर, हनी एंड वाटर, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। एंड दोज व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर इमिसिबल लिक्विड्स। और जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर, उनको हम इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। लिक्विड्स सच एज ग्लिसरीन, हनी, लेमन जूस आर मिसिबल इन वाटर। जैसे कि ग्लिसरीन, हनी, लेमन जूस जो होते हैं वाटर में मिसिबल होते हैं। लिक्विड्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल आर इमिसिबल इन वाटर। और लिक्विड्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे इमिसिबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं है, फ्लोट होते हैं वाटर पे। सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेस भी होती है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर एज गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और कुछ ऐसी गैसेस भी होती है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, नहीं घुलती है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन। Aquatic plants and animals are almost able to survive because of the dissolved oxygen in water. Aquatic जो animals होते हैं, plants होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे रह पाता है पानी के अंदर? बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और उस ऑक्सीजन को वो ब्रीथिंग के लिए यूज कर लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, Olympiad bite. Water plays an important role in the functioning of our body because it can
dissolve a large number of substances. Water is commonly referred to as universal solvent. Water जो है वो हमारी बॉडी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बिकॉज पानी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो घुल जाते हैं. वाटर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है इसीलिए वाटर के, बिकॉज इसके अंदर मोस्टली सब्सटेंसेस जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं. Aerated drinks contain dissolved carbon dioxide. Aerated drinks होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है. गैसेस आर यूजुअली मोर सॉल्युबल एट लोअर टेम्परेचर. और जो गैसेस होती है वो लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल होती है, कम टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल होती है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. जो ऑक्सीजन है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है इन कंपैरिजन टू hot water. The decrease in oxygen solubility with increased temperature has serious consequences for aquatic life. जो ऑक्सीजन अगर वाटर में कम घुलेगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सोल्यूबिलिटी विद इंक्रीज टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी गैस की कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सी व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है जो अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज. तो अगर वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो पानी में रह रहे हैं, अगर वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी. और जैसी टेम्परेचर बढ़ा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल है उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी. और ऑक्सीजन अगर उन्हें कम मिलेगी तो उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी एक्वेटिक जो लाइफ है उस पर बहुत ज्यादा इस चीज का अफेक्ट पड़ेगा. वो सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. पावर प्लांट्स दैट डिस्चार्ज हॉट वाटर इनटू रिवर्स कैन किल फिशेस बाय डिक्रीजिंग द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन. पावर प्लांट्स हमारे लगे हुए होते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो वहां पे क्या होता है, हॉट वाटर जो गरम गरम पानी होता है उसको पानी जो हमारी वाटर बॉडीज होती है उसमें डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे जो फिशेज होती है वो मर जाती है. बिकॉज जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है, बिकॉज गर्म पानी होता है, हॉट वाटर होता है, पावर प्लांट से उस हॉट वाटर को डायरेक्ट वाटर बॉडी में डाला तो वाटर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी जो ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी. और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स फिशेस कैसे सर्वाइव करेंगे, वो मर जाएंगे. नेक्स्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर it is also important property of matter. Density क्या होता है? Density of a material refers to the compactness of a material. कोई भी material की compactness कैसी है उसको हम density बोलते हैं. That is how much mass it has for a given volume. यानी given volume पे उसका कितना mass है. Thus density is the mass per unit volume of a substance. Density का formula क्या होता है? Density is equal to mass upon volume. You have to make sure that you keep this formula in your mind, because इससे क्वेश्चन भी बन सकता है. तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. मटीरियल्स विच आर डेंसर देन वाटर सिंक इन वाटर. जो वाटर से ज्यादा जिनकी डेंसिटी होती है वो वाटर में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं. एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास एक्सेट्रा. और ऐसे मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो ऊपर फ्लोट करते हैं, बहते हैं पानी के ऊपर. एग्जाम्पल वुड, रबर एंड प्लास्टिक. सो यू गॉट दिस पॉइंट कि वाटर की डेंसिटी से कंपैरिजन करेंगे कि वाटर में अगर हमने कोई सब्सटेंस डाला तो अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक करेगा, डूब जाएगा. ठीक है. और अगर वाटर की डेंसिटी से उस मटेरियल की डेंसिटी जो है कम है तो वो ऊपर वाटर के फ्लोट करेगा. Oils and paints float on water because the density of these substances are lower than that of water. अब अभी हमने बात करी थी कि ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. वाटर के ऊपर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑयल्स और जो पेंट्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर.
Olympiad bite. Ships float on water irrespective of the material they are made because of buoyancy. Ships जितनी भी होती है हमारी, जितने भी जहाज होते हैं, शिप्स होती है, बोट्स होते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। इस पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो शिप किस मटेरियल की बनी हुई है, वो हमेशा वाटर पे फ्लोट ही करती है। Why? Because of its buoyancy. Buoyancy क्या होता है? Buoyancy is an upward force exerted by fluids that opposes the weight of an immersed object. Buoyancy का मतलब होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है ऊपर, उस पे जो है लिक्विड फ्लूइड जो है वो एक ऐसी फोर्स एक्सर्ट करता है जिससे जो ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ शिप, दिस इज वाटर, यहाँ पे वाटर है। अब क्या होगा, शिप पे ऐसी एक फोर्स वाटर जो है एक्सर्ट करता है जिससे जो शिप है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है। और उसमें क्या होता है कि जो अब उसमें क्या होगा कि वो नीचे से जो वाटर है वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं। बिकॉज उस पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इसीलिए शिप क्या करती है? फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। व्हाट इज बायंसी? बायंसी का मतलब होता है कि जो फोर्स फ्लूइड जो है वो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के वेट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम बायंसी बोलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल वो अपने थ्रू लाइट को पास होने दे रहा है या नहीं दे रहा है लाइट को पास होने। वी कैन सी थ्रू ग्लास बट नॉट थ्रू वुड और अ मेटल प्लेट। हम ग्लास, अगर कांच के हम थ्रू कांच के आर पार हम देख सकते हैं, कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वुड की या फिर कोई भी मेटल की, तो वहां उससे लाइट पास नहीं होती है और उससे जो है लाइट पास नहीं होती है। तो क्या होगा कि ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसके थ्रू लाइट पास हुई। लेकिन वुड और मेटल जो है वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ओपेक है, वो लाइट को पास, उस लाइट जो है उनसे पास नहीं होगी। लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम। If most of the light passes through a material, it is said to be transparent. अगर पूरी तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं, लाइट पास हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विंडो पेन्स, विंडो में पेन्स लगे हुए होते हैं, विंडो में ग्लासेस लगे हुए होते हैं, उनके हम आर पार देख सकते हैं। क्लियर वाटर, वाटर जो होता है अगर पड़ा है तो हम वाटर के भी आर पार देख सकते हैं, क्लियर वाटर जो होता है। और एयर, एयर के भी हमारे आसपास एयर है लेकिन हम आराम से देख पा रहे हैं। एयर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट। इफ नो लाइट पासिस थ्रू अ मटीरियल, अगर बिल्कुल भी लाइट अगर पास नहीं हो रही है कोई मटीरियल के, फॉर एग्जाम्पल वुड और मेटल पीस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वुड और स्टोन, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देते, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती वुड और स्टोन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। If light can pass through a material partially, अगर partially, be aware about this word partially, यानी कि थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास हो रही है अगर किसी ऑब्जेक्ट से, देन उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयल पेपर एक्सेट्रा। ऑयल पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, इफ यू कैन सी देम, तो उसके थ्रू थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है, इसलिए हम उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। ट्रांसपेरेंट, the light can pass through a object, यानी मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो पास हो जाती है तो हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही, ओपेक बोलेंगे। थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही है, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। नाउ सी इन द डायग्राम, इफ यू कैन सी if this is a material, ये कोई मटेरियल है, इसके आर पार बिल्कुल दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ट्रांसलूसेंट है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ओपेक है। नाउ सी, तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा? लाइट पूरी तरीके से पास हो रही है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से जो लाइट है वो पास हो रही है, ट्रांसपेरेंट है। थोड़ी बहुत लाइट की रेज पास हो रही है, देखो यहाँ पे एक पास हुई, दूसरी नहीं हुई, फिर एक पास हुई, तो थोड़ी बहुत जो है वो लाइट पास हो रही है, देन इट इज ट्रांसलूसेंट। पूरी लाइट पास होगी, ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है, देन इट इज ओपेक।
I hope you got this. The difference between three of them is that कि तीनों जो होते हैं इनकी डिफरेंस ये होगा कि ट्रांसपेरेंट अलग होगा, ट्रांसलूसेंट अलग होगा, ओपेक अलग है। ट्रांसपेरेंट में पूरी तरीके से लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट में थोड़ी बहुत लाइट पास होती है और ओपेक में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, conductivity of heat. Conductivity of heat is also an important property of matter. C. Conductivity of heat is the property of a material to permit the flow of heat through it. कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपने थ्रू हीट को पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट, यानी कि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। Usually metals are good conductors of heat, whereas wood, plastic, glass are bad conductors of heat. Usually क्या होता है, जितने भी metals होते हैं like aluminium, copper, आयरन, तो ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। बट अगर मैं बात करूं वुड की, प्लास्टिक की और ग्लास की, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। This is the reason we use a cloth or tongs to pick up the hot metal utensils from स्टोव। इसीलिए क्या होता है, हम या तो क्लोथ का यूज करते हैं या फिर कोई टोंग्स होते हैं, टोंग्स टू पिकअप जो हॉट मेटल, जब बर्तन हम उठाते हैं, लाइक व्हेन यूटेंसिल्स जो होते हैं, गर्म यूटेंसिल्स को उठाने के लिए हम या तो वुड का कोई मटेरियल यूज करते हैं या फिर क्लोथ की हेल्प से उसको उठाते हैं, या फिर टोंग्स होते हैं उसके थ्रू हम उनको पिक करते हैं। हैंडल्स ऑफ सम किचन यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम वुड और बेकलाइट। जो हैंडल्स बने हुए होते हैं, हैंडल्स जो होते हैं कुछ मटेरियल्स के, वो किससे बने हुए होते हैं, यूटेंसिल्स के, वो वुड या फिर बेकलाइट से बने हुए होते हैं, सो दैट वी कैन पिक अप द हॉट यूटेंसिल्स विद बेयर हैंड्स। इस ताकि हम जो बेयर हैंड्स, हमारे जो हैंड्स है उससे हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पिक कर सके, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट मेटल का होता है लेकिन उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बेकलाइट या वुड के बने हुए होते हैं, ताकि हम उसको उठा सके, पिक कर सके। नाउ सी मेटल रोड ऑन फ्लेम, वी कैन नॉट होल्ड इट। अगर मेटल रोड है उसको आप अगर थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करोगे तो आप थोड़ी देर में उसको पकड़ नहीं पाओगे, बिकॉज मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट करता है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, it shows the property of it can as metal rod can conduct the heat, इसलिए वो हीट को कंडक्ट करेगा, वो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में और हम उस मेटल रोड को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर ग्लास की रोड है तो उसको हम थोड़ी देर, काफी देर के लिए हम उसको पकड़ सकते हैं, अगर ग्लास की जो रोड है, बिकॉज वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा ग्लास रोड, इसलिए। नेक्स्ट वन, Olympiad bite. Building materials like brick, mud, glass, etc. are bad conductors of heat. Building materials की बात करें, brick की, mud की और glass की, तो ये bad conductors होते हैं heat के। They do not permit heat to pass through the walls of bricks. Bricks जो हमारी ईंटें होती है उसके थ्रू जो भी heat होती है वो पास नहीं होने देते हैं। दे कीप द हाउसेज वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर्स। इसीलिए हमारे ब्रिक्स के घर बनते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ब्रिक होती है वो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो सर्दियां जब होती है तो हमारा रूम गर्म रहता है और जब गर्मियां होती है तो हमारा रूम ठंडा रहता है। Inflammable materials such as petrol are covered with materials of bad conductors of heat, otherwise the petrol can get heated up and catch fire. पेट्रोल जो होता है इनफ्लेमेबल मटेरियल्स है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। पेट्रोल को जो होता है, पेट्रोल को ऐसे मटेरियल्स से कवर करके रखा जाता है जिससे वो हीट को कंडक्ट ना करे। ऐसे मटेरियल से कवर, जो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है उनसे कवर करके रखा जाता है। लाइक ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो हीट के, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसलिए उसके अंदर पेट्रोल को रखा जाता है ताकि पेट्रोल, अदरवाइज पेट्रोल गर्म होके आग पकड़ लेता है। Materials which do not conduct heat are called insulators. ऐसे materials जो बिल्कुल भी हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल भी हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। नेक्स्ट वन, and the next one is combustibility.
मटीरियल्स दैट बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टिबल। ऐसे मटीरियल्स जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं, उनको कंबस्टिबल बोला जाता है। कंबस्टिबल मटीरियल्स आर सेड टू बी फ्लेमेबल, एग्जांपल पेपर, क्लॉथ, वुड एक्सेट्रा। ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उनको बोला जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल मटीरियल्स बोला जाता है। दे आर सेड टू बी इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, एग्जांपल वुड, पेपर and cloth, wood, paper, cloth. Glass and iron wire are said to be non-inflammable as they do not burn easily. Iron wire की बात करें, ग्लास की बात करें तो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, आराम से नहीं जलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन इन्फ्लेमेबल। इनको नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट वन, combustion is an important property to consider when a substance is used for construction or storage purposes. Combustion जो है एक important property है, it is an important property जब substance जो है वो construction के काम आ रहा हो या फिर storage के काम आ रहा हो, कि अगर substance अगर substance जो है वो flammable है, inflammable है, तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, हम उसके अंदर कोई भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते इजीली। और अगर वो इनफ्लेमेबल और नॉन इनफ्लेमेबल है, दैट मीन्स वो आराम से हीट नहीं पकड़ेगा, आराम से नहीं जलेगा, इसलिए हम उसको स्टोरेज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब कंस्ट्रक्शन या स्टोरेज पर्पस के लिए सब्सटेंस को यूज करा जाए। सब्सटेंसेस विद लो कंबस्टिबिलिटी मे बी selected for construction whereas the fire risks need to be reduced. ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंबस्टिबिलिटी लो है, नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा यूज करा जाता है ताकि आग लगने के चांसेस ना हो। कंबस्टिबल मटीरियल्स आर यूज्ड इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट और पावर, लेकिन जहां पे हीट का प्रोडक्शन करना है, पावर का प्रोडक्शन करना है, तो वहां पे ऐसी सब्सटेंसेस का यूज करा जाता है जो कंबस्टिबल हो, इनफ्लेमेबल हो, तो ताकि वो आराम से जल जाए और हम हीट और पावर को जनरेट कर सके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, next is magnetism. What is magnetism? Some materials are attracted towards magnets and are said to be magnetic. ऐसे कुछ materials होते हैं जो मैग्नेट से बहुत जल्दी मैग्नेट से बहुत अट्रैक्शन शो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बोलते हैं। एग्जांपल आयरन नेल्स, आयरन नेल्स को अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उनको हम मैग्नेटिक बोलेंगे। एग्जांपल आयरन नेल्स, दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। लेकिन जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलेंगे। एग्जांपल कॉर्क, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड एक्सेट्रा। और इसके एग्जांपल्स क्या है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स के? कॉर्क, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब। Magnetism shown by material is a very important property nowadays because modern life is significantly dependent on magnetic materials in nearby all important walks of life. आजकल बहुत important property है, consider करा जाता है because magnetism एक बहुत important property, important role play करता है because in modern life हम ऐसी काफी चीजें यूज कर रहे हैं जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। और मैग्नेटिक मटीरियल्स को हम बहुत सारी चीजों में यूज भी कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल पावर, मोटर्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, एविएशन, स्पेस ऑपरेशंस, मेडिकल फील्ड, हाउस होल्ड एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो आज मॉडर्न लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं जो मैग्नेटिक हैं और उनको हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज मैग्नेटिक जो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैग्नेटिक जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर, मोटर्स में, कंप्यूटर्स में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए, एविएशन के लिए, स्पेस ऑपरेशंस के लिए, मेडिकल फील्ड में भी और हाउस होल्ड एप्लीकेशन में भी हम ऐसी काफी चीजें यूज कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक है। Thus, by classifying materials into groups, we can observe patterns in their
प्रॉपर्टीज। हम देख सकते हैं कि हमने मटेरियल्स को बहुत सारे ग्रुप्स में डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस सेव्स अवर टाइम एंड एफर्ट्स इन कॉपिंग अप विद आवर वर्ल्ड एंड लोकेट द right materials from the myriad choices that are available to us. So आज के for being as we are on the daily routine हम काफी materials use कर रहे हैं, उन materials को classify करना बहुत जरूरी है उनके properties के basis पे, because इससे हमारा time बचता है। we don't need to see, हमारा time भी बचता है, और इससे क्या होता है, हमें कौन सा material की जरूरत है हम आराम से कंसीडर कर सकते हैं कि हमें कौन से मटेरियल की नीड है और कौन सा मटेरियल जो है वो बेस्ट सूटेबल है हमारे वर्क के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी मटेरियल्स है उनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमें पता हो, उस क्लासिफिकेशन से हमारा टाइम बचता है, और हमें जब कोई भी पर्टिकुलर वर्क के लिए हमें किन चीजों की नीड है और उस वर्क के लिए कौन सी जो मटेरियल्स है वो बेस्ट सूटेबल होंगे, हम उन प्रॉपर्टीज से ये जान सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर सेल्फ टेस्ट 2। लेट्स डू 5 क्वेश्चंस इन दिस। Which of the following objects will break into pieces when hammered? See, we already learned that metals को हम जब when we will hammer metals, then metals do not break into pieces, because they have the property of ductility. Either they convert into wires or they convert into sheets. That property is known as malleability. तो metals तो eliminate हो जाएंगे because वो break नहीं होंगे pieces में। So aluminium is a metal and glass is a non-metal. Glass is a non-metal. Aluminium is a metal. Glass is a non-metal. Iron is a metal. Gold is also a metal. So the answer will be C. कि C glass को, if we will hammer a glass, then it will break into pieces, right? Coming to the next question. Which of the following represents a soft and flammable substance? ऐसा substance जो soft भी हो और flammable हो, जल भी जाए आराम से। Ice, no, it is not soft and it is not flammable. This is eliminated. Wax, it is soft and it is also flammable. Wax जो होती है, wax की candles होती है, as you know, and it is soft also. So yes, this is the answer. Chalk, chalk is soft and flammable. No, chalk is not soft and it is also not flammable. Salt, it is not soft or not flammable. तो दोनों हमारे eliminate हो चुके हैं। 3 A, C and D. The answer will be B, because wax is soft and flammable substance, जल आराम से जाता है। Coming to the next one. A bottle of warm soda produces more fizz than a bottle of cold soda does, because if you must have seen, कि आपने ये ऑब्जर्व भी करा होगा कि हमारे जो सोडा की बॉटल होती है वो जब गर्म हो जाती है थोड़ी सी तो उसमें से बहुत ज्यादा फिज निकलती है, लेकिन जो ठंडी बॉटल होती है एकदम चिल्ड होती है उसमें से फिज नहीं निकलती है। व्हाई डज दिस हैपन? सी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज इन टेम्परेचर। नो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, राइट? सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट? So solubility of gas increases with increase in temperature? No. The solubility of gas decreases with increase in temperature? Yes. Solubility decrease होगी जब temperature increase होगा. B is the correct option. So the solubility of gas remains unchanged in change in temperature? No. None of these, no. So the answer will be, क्या होता है कि इस जो वार्म बॉटल होती है थोड़ी गर्म होती है, उसमें क्या होता है गैस जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो गैस फिल्स की फॉर्म में
बॉटल से बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या होता है, कोल्ड वाटर, जो कोल्ड होती है बॉटल, कोल्ड सोडा बॉटल होती है, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, तो सॉल्यूबल रहती है, सॉल्यूबल फॉर्म में जो बिल्कुल सोडा में मिक्स्ड अप रहती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फिज की फॉर्म में नहीं निकलती है। तो द आंसर विल बी बी ऑफ दिस। Coming to the next question. Okay, so let's come to the next question. Which of the following pairs of substance will sink in a tumbler half filled with water? Sink मतलब पानी पे float ना होना, नीचे डूब जाना. Now see, we already know when the density of substance is more than the density of water, then only the substance sinks in water, है ना? तो क्या होगा, जो सब्सटेंस की डेंसिटी होगी वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। लेट्स सी, क्ले एंड कॉइन। यस, क्ले और कॉइन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, और वाटर से ज्यादा होती है तो क्या होता है, वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। सो ए इज द आंसर। वी ऑलरेडी हैव गॉट द आंसर। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। फेदर एंड थर्माकोल, नो, फेदर और थर्माकोल जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो ये क्या करेंगे, तो फ्लोट करेंगे, सिंक नहीं करेंगे। रबर बैंड एंड प्लास्टिक मग, नो, रबर बैंड और प्लास्टिक मग की जो डेंसिटी होती है, प्लास्टिक मग आपने अपने घर में भी देखा होगा, बकेट में हम प्लास्टिक मग रखते हैं हमारे बाथरूम में, तो क्या होता है, वो सिंक करता है, वो कभी डूबता नहीं है ऐसे। तो प्लास्टिक मग एंड रबर बैंड एंड प्लास्टिक मग की भी जो डेंसिटी होती है वो जो वाटर की डेंसिटी होती है उससे कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नो कि क्ले एंड कॉइन की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, इसलिए वो क्या फ्लोट नहीं करते, वो सिंक होते हैं, डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shobhik wanted to boil a fresh egg. When he put it in water, he was surprised to see the egg was floating on water. What could be the reason? If you must know that egg doesn't float on water. Egg जो होता है वो float नहीं करता water पे, वो नीचे sink हो जाता है। तो sink हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, float कर रहा है। Then क्या reason हो सकता है इसका? The water used must be too cold, hence more dense. No. इसमें कोई टेम्परेचर से डेंसिटी का रिलेशन कोई भी नहीं होता, टेम्परेचर से डेंसिटी का डेंसिटी डजंट हैव एनी रिलेशन विद द टेम्परेचर, तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। द वाटर यूज मस्ट बी टू हॉट हेंस मोर डेंस, यहाँ पे भी टेम्परेचर की बात हो रही है, कोई रिलेशन नहीं होता डेंसिटी का टेम्परेचर से, नहीं होगा। द वाटर यूज मस्ट बी हैविंग इम्प्योरिटीज हेंस लेस डेंस। सी, अगर यहाँ पे सी, इफ द एग इज सिंकिंग, that means density of water is more than the density of egg, right? इसका मतलब तो ये है, करेक्ट? यस, इसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये है कि डेंसिटी जो वाटर की है वो ज्यादा है एग की डेंसिटी से। नाउ सी, द वाटर यूज मस्ट बी, अब यहाँ पे दोनों टेम्परेचर के ऑप्शंस थे हमारे ए और बी, तो कोई रिलेशन नहीं होता टेम्परेचर का डेंसिटी से। सो लेट्स सी एंड डी ऑप्शन। द वाटर यूज मस्ट बी हैविंग इम्प्योरिटीज हेंस लेस डेंस, कि जो वाटर हमने यूज करा है उसमें इम्प्योरिटीज होगी और जो वाटर है वो उसकी डेंसिटी कम है। नहीं, इसमें तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, नहीं होगा ये ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The water used must be having impurities, hence more dense. Yes, this is the option. This is the correct option because यहाँ पे water की density ज्यादा है और हो सकता है water में कुछ impurities मिली हुई हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, water की density ज्यादा हो गई और egg की density कम हो गई और egg ऊपर water के float करने लग गया। So this will be the correct option. Generally ऐसा नहीं होता है, generally egg sink कर जाता है water में, लेकिन water की density यहाँ पे बढ़ गई because उसके अंदर कुछ impurities added थी। तो जब वाटर की डेंसिटी बढ़ी तो एग की डेंसिटी कम हुई और एग की डेंसिटी कम थी, इसीलिए एग क्या है, फ्लोट कर रहा है वाटर पे। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर वी आर डन विद द चैप्टर। हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने बीच में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट सेशन हमारा प्रैक्टिस बेस्ड होगा जिसमें हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन यू कैन गो थ्रू द थ्योरी ऑफ द चैप्टर वंस अगेन, बी प्रिपेयर्ड सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।